दुनिया के सबसे बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉन अवैध बोझा सर के कार की किसी ने टायर ही गायब कर दी। जय हिंद साथियों, ये हमारे विधानसभा बटरपटगंज म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस तरंग अपार्टमेंट और मेन रोड, और इस मेन रोड के सामने ये देखिए दिल्ली की कानून व्यवस्था। मतलब नई गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी है और इसके चारों चक्के उठा के ले गए और सफाई के साथ ईंटें लगाइए। देखिए, एक चक्का, दो चक्का और ये तीसरा चक्का और ये देखिए चौथा चक्का। अरे ओझा सर, आप तो इतने बड़े डॉन थे, आपके कार की टायर चोरी हो गई, अब क्या करेंगे आप? मेरे कार का टायर जिसने चोरी किया ना साहब, वो कोई और नहीं, मेरा ही स्टूडेंट था। वो मेरे यहाँ पढ़ने आता था साहब, पढ़ता था, मेरे लेक्चर सुनता था और मेरे लेक्चर से प्रभावित होकर वो गुंडा तो ना बन सका, लेकिन आज पंचर लगाने वाला बन गया। और पंचर लगाने में इंटर्नशिप करने के लिए ये जरूरी होता है साहब कि पहले टायर चुराया जाए। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए साहब, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने मास्टर के कार की ही टायर चुरा ली, ये है असली चोर, ये असली राजा वाली क्वालिटी साहब, ये है राजा वाली क्वालिटी। देखिए, किसी के भी कार का टायर चोरी होना एक बहुत बड़ी बात होती है भाई। अब अवैध ओझा सर जैसे राजा व्यक्तित्व वाले आदमी अब पैदल कैसे घर जाएंगे? राजा कभी पैदल नहीं जाता है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने कंधे के ऊपर बिठा के किंग अवैध बोझा सर को उनके घर पहुंचा दें। और जब यहाँ पे केजरीवाल जी की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम दिल्ली के लिकर स्कैम के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ डिटेल्स जान लेते हैं कि आखिर ये दिल्ली के अंदर लिकर स्कैम में क्या ड्रामा चल रहा है। मैंने कई महीनों पहले ही दिल्ली के लिकर स्कैम के ऊपर एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाया था, कैसे इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया गया, इसमें कौन कौन मेन व्यक्ति थे, किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, कहां से पैसे दिए, उन पैसों को कहां पे खर्च किया गया, हर एक डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। 2021 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट एक नया लिकर पॉलिसी लेकर आती है। इसके बाद 2022 में कांग्रेस पार्टी ये एलिज करती है कि लिकर पॉलिसी के नाम पे स्कैम किया जा रहा है। फिर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं कि न्यू लिकर पॉलिसी में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद की लेफ्टिनेंट गवर्नर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके बाद सीबीआई जांच करती है और मनीष सिसोदिया, जिन्होंने इस लिकर पॉलिसी को बनाया था, उनके घर पे रेड्स कंडक्ट करती है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पाए जाने के कारण ईडी भी इसमें छानबीन करने लगती है। ईडी विजय नायर को अरेस्ट करती है, इसके बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करती है, फिर संजय सिंह अरेस्ट होते हैं और फिर लिकर पॉलिसी से रिलेटेड पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन्स भेजे जाते हैं, पर वो 9 समन्स मिस कर देते हैं, जिसके बाद कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ईडी का कहना होता है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी को चेंज करके कुछ खास लोगों को बेनिफिट पहुंचाया गया और उसके बदले में उनसे 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई, जिसका इस्तेमाल गोवा और पंजाब के इलेक्शंस में हुआ और अभी छानबीन चल ही रही है। इस पूरे मामले को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और ये जो चारों पार्ट है, इसमें जो पहला पार्ट है वो है जब एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट किया जा रहा था तब क्या क्या हुआ। दूसरा पार्ट है कि जब ड्राफ्ट हो गया उसके बाद पॉलिसी में जो चेंजेस लाए गए उससे कैसे लोगों को बेनिफिट मिला। तीसरे पार्ट में है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया और उसका कैसे इस्तेमाल हुआ। और जो चौथा पार्ट है वो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तब वहां से क्या क्या इनपुट मिला। तो चलिए हम लोग अपने सबसे पहले पॉइंट यानी कि ड्राफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं कि ड्राफ्टिंग के समय में आखिर क्या क्या हुआ। मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने मार्च 2021 में जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तब दिल्ली की न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा जिसमें दिल्ली लिकर ट्रेड को प्राइवेटाइज करने की बात कही गई थी। अब क्योंकि इनकी फैमिली पिछले 71 सालों से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लिकर के बिजनेस में थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों हम अपने बिजनेस को दिल्ली में भी बढ़ाएं, और इसके लिए वो जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के पास। 16 मार्च 2021 को ये अरविंद केजरीवाल जी से मिलते हैं और वहां पे इनकी बातचीत होती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी इनको बताते हैं कि आपसे पहले इसी लिकर पॉलिसी से रिलेटेड मेरे पास की कविता आई थी, जो कि फिलहाल अभी तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है और इस लिकर ट्रेड के लिए वो हमारी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देना चाहती है। और अरविंद केजरीवाल जी ने रेड्डी को बताया कि आपको अगर इस लिकर पॉलिसी में हेल्प चाहिए तो बदले में आपको हमारी हेल्प करनी होगी, आपको हमें 100 करोड़ रुपए देने होंगे। अब क्योंकि मगुंता रेड्डी और के कविता दोनों के दोनों साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं और ये दोनों दिल्ली के लिकर ट्रेड में इंटरेस्टेड थे, तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं और इनके बीच में बातचीत होती है कि ये दोनों मिलकर 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देंगे, जिसके बदले में आम आदमी पार्टी उन्हें फेवर देगी। अब ये जो 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने थे, इसी के ऊपर पूरा मामला चल रहा है कि 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई है और उसके बदले में साउदर्न ग्रुप को या फिर कुछ खास लोगों को दिल्ली लिकर पॉलिसी के थ्रू उनकी हेल्प की गई है। तो ये जो 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने थे, तो के कविता कहती है कि 50 करोड़ रुपए आप दे दो, 50 करोड़ रुपए मैं दे दूंगी। अब मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी एक एमपी है और इसलिए वो बिजी रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपसे बात करेगा,
इस बारे में वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा और जो पैसे का लेन देन है वही करेगा। अब मगुंता श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी के कविता से बात करते हैं। अब के कविता और राघव रेड्डी के बीच में नेगोशिएशंस होता है और नेगोशिएशन जाके फाइनल होता है 30 करोड़ रुपए। राघव रेड्डी का कहना होता है कि मैं आपको 50 करोड़ रुपए तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 30 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। अब ये जो 30 करोड़ रुपए राघव रेड्डी को के कविता को देने थे, इसमें से 25 करोड़ रुपए राघव रेड्डी ने के कविता के 2 नॉन लोगों को दे दिए, जिनका की नाम है बुच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली। अब ये जो 25 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया था, ये पूरा का पूरा पेमेंट कैश में हुआ था। पहला पेमेंट किया गया 28 मार्च 2021 को और दूसरा पेमेंट किया गया जून 2021 को। और आज मैं कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं कि ये जो दिल्ली लिकर स्कैम हुआ था, इसमें कितना ज्यादा लॉस हुआ था दिल्ली की गवर्नमेंट को, कैसे कंडीशंस को फेवरेबल बनाया गया था कुछ लोगों को प्रॉफिट दिलाने के लिए, किस तरह से हर एक चीज को इग्नोर किया गया ताकि कुछ लोगों को फायदा होता रहे और उनको बचाया जा सके। अब देखिए, दिल्ली के अंदर जो शराब बेची जाती है उसके लिए बहुत सारे जोन्स बनाए जाते हैं। तो कुछ जो जोन्स होते हैं वो नॉन कन्फर्मिंग जोन्स होते हैं, और क्योंकि इन जोन्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, चीजें क्लियर नहीं थी, तो जो नॉन कन्फॉर्मिंग जोन्स थे वहां पे लिकर शॉप्स नहीं खोले गए, जिसके कारण कि बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो करीब करीब 941.53 करोड़ का लॉस हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास लाइसेंस था, और इन लोगों को रिटेंडर ना होने से करीब करीब 890 करोड़ का लॉस हुआ। जब कोविड-19 आया, लॉकडाउन वगैरह हुए, तो उस समय पे इनको वेवर दिया गया। वेवर दिया गया नहीं, कंसेशन दिया गया कि भाई आपको उतने पैसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण कि दिल्ली गवर्नमेंट को 144 करोड़ का लॉस हुआ। अब यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे उनको कंसेशन दिया गया उनको फेवर करने के लिए या फिर, लेकिन ऐसे केसेस में एक्चुअली में होता यह है कि सामने से कह दिया जाता है कि नहीं भाई, हम तुम्हें कंसेशन दे रहे हैं, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपदा आ गई थी, तुमने उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। लेकिन होता क्या है कि टेबल के नीचे से अनऑफिशियली पैसे ले लिए जाते हैं और ऑफिशियली उसको दिखाई नहीं जाता है, जिसके कारण कि वो जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट के खाते में ना जाके वो उन लोगों के खाते में चले जाते हैं जो कि उनको फेवर कर रहे थे, जो उनको कंसेशन दे रहे थे। तो ऐसे मामलों में ऐसी चीजें अक्सर होती है और ये आपको डेली लाइफ में दिखने के लिए भी कहीं ना कहीं मिल जाता होगा। जैसे कि आप कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है, तो आप कहते हो सर नीचे से कुछ काम हो सकता है क्या? तो पुलिस वाला कहता है कि हाँ भाई हाँ हो सकता है। तुम क्या करो कि जो डबल हेलमेट ना लगाने का चालान होता है, जो कि सबसे कम होता है, तुम वो पैसे मुझे टेबल के नीचे से दे दो, जो कि पूरा का पूरा पैसा ट्रैफिक पुलिस के खाते में चला जाता है। अब इसके कारण आपको फायदा हो गया क्योंकि आपको ज्यादा पैसे पे नहीं करने पड़े, और जो ट्रैफिक पुलिस वाला था उसके खाते में पैसे आ गए भाई। तो यही सेम चीज वहां पे भी हो रहा था कि पैसे गवर्नमेंट के खाते में ना जाके भाई टेबल के नीचे से बाकी के जो नेता है उनके खाते में जाता है। अच्छा, ये जो लाइसेंसिंग वगैरह होता है तो इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। जैसे कि आप जब कभी कोई रूम रेंट पे लेते हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। तो ठीक उसी तरीके से जो लाइसेंस और टेंडर वगैरह होते हैं उसके लिए भी भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थे इनको ढंग से कलेक्ट ही नहीं किया गया, या फिर हम ये कहें कि टेबल के नीचे से उस चीज को ले लिया गया, जिसके कारण कि अराउंड 27 करोड़ का दिल्ली गवर्नमेंट को लॉस हुआ। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको रेवेन्यू लॉस के बारे में बताया कि कैसे इन पॉइंट्स के थ्रू रेवेन्यू लॉस हुआ दिल्ली की गवर्नमेंट को, और जो पैसे दिल्ली गवर्नमेंट के पास आने चाहिए थे, जिसको कि दिल्ली के डेवलपमेंट में लगाया जाना था, वो पैसे दिल्ली गवर्नमेंट के पास ना आके नेताओं के खाते में चला गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं, जो कि है लाइसेंस वायलेशन की। किस तरीके से जो लाइसेंस है उसको वायलेट किया गया। दिल्ली एक्साइज रूल के 2010 के रूल 35 को ठीक से फॉलो नहीं किया गया। अगला पॉइंट, जिन लोगों का इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में था उन लोगों को होलसेल का लाइसेंस दे दिया गया, और इसके कारण ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे, क्योंकि अब भाई उनके पास पूरा कंट्रोल था, वो खुद ही दारू बना रहे थे, खुद ही बेच रहे थे, तो उनके पास पूरा कंट्रोल था मार्केट का। तो इसके कारण जो पूरा सप्लाई चेन था उसका कंट्रोल उनके पास में था। वो हर एक चीज अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे, और इसके कारण सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा हुआ और उनको बहुत ज्यादा हेवी प्रॉफिट्स हुए। और इसमें पिसते कौन है? इसमें पिसते हैं दिल्ली की आम जनता। जो तीसरा पॉइंट है वो है होलसेल मार्जिन का इंक्रीज होना। सरकार ने कहा था कि जो शराब वगैरह वेयर हाउस में रखे जाते हैं, जो स्टॉक किया हुआ रहता है, तो उनकी क्वालिटी पहले चेक होगी और उसके लिए लैब्स बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई लैब नहीं बनाया गया, ना ही इनका क्वालिटी चेक किया गया, और इसके कारण हुआ ये कि जो वेयर हाउस वाले थे उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जो पैसे दिल्ली गवर्नमेंट के खाते में आने चाहिए थे वो दिल्ली गवर्नमेंट के खाते में ना जाके वो चला गया इन होलसेलर्स के खाते में। अब जो चौथा पॉइंट है वो है प्रॉक्सी, यानी कि
कोई किसी और का काम कर रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली को अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ था, तो यहाँ पे होता क्या है कि लाइसेंस देने के लिए ये रूल बनाया गया था कि भाई तो लिकर जोन्स को चलाने के लिए एटलीस्ट 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी। लेकिन जो लोग बिडर्स थे जो कि अपनी बोली लगा रहे थे, उनके बैकग्राउंड को चेक किया ही नहीं गया। बहुत सारे केसेस में ऐसा पता चला कि ये जो बिडर्स थे जो अपनी बोली लगा रहे थे इस पूरे टेंडर वगैरह के लिए, तो इनके पिछले 3 साल की इनकम या तो 0 इन्होंने शो किया था या फिर इनके पिछले 3 साल की इनकम बहुत ज्यादा कम थी। इसका मतलब है कि भाई इनके पास तो पैसे नहीं थे। इसको एकदम एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे कि मैं हूं, मुझे चाहिए भाई 3-4 जोन मुझे अपने कंट्रोल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ढेर सारे पैसे इकट्ठा करूंगा और अपने कुछ आदमियों को लगा दूंगा कि तुम उस जोन के लिए बोली लगाओ, तुम उस जोन के लिए बोली लगाओ और तुम उस जोन के लिए बोली लगाओ। अब ये तीनों आदमी बोली तो अलग अलग जोन के लिए लगा रहे हैं, देखा जाए तो पैसे यही लोग देंगे, लेकिन एक्चुअली में इन सब का ऑनर कौन है? इन सब का ऑनर तो मैं हूं, क्योंकि सामने ये जो तीनों लोग हैं ये तो सिर्फ कठपुतली है, ये तो मेरे बिहाफ में काम कर रहा है। ये चीजें इसलिए की जाती है ताकि आसानी से नजर में ना सके और सबको लगे कि भाई ये तो फेयर डील है। अलग अलग इंडिविजुअल्स आ रहे हैं और वो अलग अलग जोन के लिए बिडिंग कर रहे हैं। 5वां पॉइंट है एक्सपर्ट के रिकमेंडेशंस को इग्नोर किया गया। अब एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई थी जो कि ये जो लिकर पॉलिसी वगैरह है इसकी देखरेख करेगा, भाई इसमें क्या खराबियां है क्या खामियां है। लेकिन आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और जो दिल्ली लिकर की पॉलिसी थी उसमें अपने हिसाब से ये लोग चेंजेस करने लगे। 6वां पॉइंट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग। पहले एक आदमी के पास सिर्फ 2 शॉप रखने की परमिशन थी, लेकिन पॉलिसी के अंदर चेंजेस करके एक व्यक्ति को 54 शॉप्स रखने तक की अनुमति दे दी गई। अगला पॉइंट, जो सरकारी लिकर शॉप्स थे उनको बंद करके प्राइवेट लिकर शॉप्स खोल दिए गए। ये जो 22 कंपनीज थी जिनको लाइसेंस मिला हुआ था, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और इन्होंने चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, पूरे मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे थे। 7वां पॉइंट है मोनोपोली और ब्रांड पुशिंग। अब जो लोग शराब बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको ये कंडीशन दिया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही होलसेलर के साथ टाई अप कर सकते हैं, आप किसी और होलसेलर को नहीं बेच सकते हैं। और इसके कारण पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी लिकर सेल हो रहे थे उसका 70% सिर्फ कुछ ही ब्रांड्स कवर कर रहे थे, कारण कि ऑब्वियसली प्राइसेस को मैनिपुलेट किया गया और जो कस्टमर्स थे उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे। 8वां पॉइंट है कैबिनेट प्रोसीजर वायलेशन। अब देखिए जो बड़ी पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसको जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनसे आज्ञा लेने के बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंसल्ट किए बिना ही इसको पास कर दिया, जो कि रूल्स के एकदम खिलाफ था। 9वां पॉइंट है इलीगल लिकर के शॉप्स खोलना। अब बहुत सारे रेसिडेंशियल इलाके थे जहाँ पे कि फैमिलीज वगैरह रहती हैं, बच्चे रहते हैं और उन एरियाज में शराब की दुकानें खोल दी गई, ठेके खोल दिए, जिसके कारण कि जो आम जनता थी उनको प्रॉब्लम होने लगी। और इस चीज़ का जब इंस्पेक्शन किया जाना था तो इंस्पेक्शन भी ढंग से नहीं किया गया और जो रिपोर्ट सबमिट की गई कि रेजिडेंशियल इलाकों में आखिर शॉप्स खोली गई है कि नहीं, तो रिपोर्ट में भी फर्जीवाड़ा किया गया, जिसके कारण की बाद में एमसीडी ने इन लिकर शॉप्स को बंद कर दिया। अगला पॉइंट है वायलेशन ऑफ टेस्टिंग रूल्स। अब जैसे कि जो शराब होता है भाई उसकी भी क्वालिटी चेक होती है कि वो किस लेवल का शराब है, अच्छा शराब है, खराब शराब है, कहीं उसमें मिलावट वगैरह तो नहीं है, कहीं उसमें हेवी मेटल्स वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, कोई केमिकल्स तो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर लाइसेंस देते वक्त जो शराब थी उसकी क्वालिटी को ठीक से चेक किया ही नहीं गया, या फिर कह सकते हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में ये जो लाइसेंस थे वो बिना चेक किए ही दे दिए गए। बहुत सारे जो टेस्ट रिपोर्ट्स थे वो या तो मिसिंग थे या वो बहुत पुराने थे, जो कि BIS और FSSAI के रूल्स का वायलेशन था। अब अगला पॉइंट है जो स्मगलिंग हो रही थी लिकर की, उसके ऊपर ढंग से कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। जब दिल्ली के अंदर शराब की स्मगलिंग चल रही थी तो जो लोग स्मगलिंग कर रहे थे उनके ऊपर या तो कोई कार्रवाई नहीं की गई या फिर उनको हल्के में ही छोड़ दिया गया। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, जैसे कि कोई पहली बार स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसको छोड़ दिया गया, फिर दोबारा जब वो पकड़ा गया तो भी उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट कार्रवाई नहीं की गई। मतलब कह दिया गया कि भाई ठीक है, तुम स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से स्मगलिंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगला पॉइंट है जो पॉलिसी वायलेटर्स थे उनके ऊपर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। जो पॉलिसी तोड़ने वाले लाइसेंस होल्डर्स थे उनके ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो रेड्स वगैरह कंडक्ट किए जाते थे जिसकी वीडियोज या फिर फोटोज अक्सर सामने आती थी, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही रेड्स कंडक्ट किए जाते थे। अब इन सभी चीजों को जानने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, दिल्ली लिकर स्कैम के कारण ही जो शराबी लोग थे, जो शराब वगैरह पीते थे, उनकी हाई ही अरविंद केजरीवाल को लगी है और वो इलेक्शन हार गए, यहाँ तक कि अपनी सीट भी नहीं बचा पाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।